नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही छोटा लेक्चर रहेगा, एमसीक्यू पे बेस्ड है और ये आपके अंकेक्षक के एग्जाम में काम आने वाला है। उप अंकेक्षक जो कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत एग्जाम लिया जाना है, उसके लिए काम आना है। और मैंने बताया था कि यही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है कि किस टाइप के एमसीक्यूज बनेंगे, क्योंकि थ्योरी बीकॉम एमकॉम में सब बने हैं। जनरल एंट्री बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि भैया एमसीक्यू फॉर्म में कैसे पूछे जाएंगे। तो उसी के लिए प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चंस देखते चलें। तो लेखांकन की मूल शब्दावली, अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक टेक्नोलॉजीज, एमसीक्यूज यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आपको ध्यान देना है। तो पहला सवाल है, द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड। व्यवसाय में मालिक द्वारा लगाया गया धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। एसेट नहीं कहलाएगा, लायबिलिटी नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। मान चलो एक व्यक्ति है राम, और राम ने अपने बिजनेस में अपना एक बिजनेस चालू किया 50,000 रुपए कैश के साथ। तो उसकी कैपिटल कितनी मानी जाएगी? 50,000 रुपए। ठीक है, कैपिटल कितनी मानी जाएगी? 50,000 रुपए। अगला सवाल, द मनी और गुड्स टेकन आउट ऑफ द ओनर फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज। मालिक द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला गया पैसा या माल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ड्राइंग्स। ये कहता है ड्राइंग्स, यानी कि निकासी। ठीक है, निकालना। समझना बात को, खर्चे और ड्राइंग्स में अंतर है, एक्सपेंस और ड्राइंग्स में अंतर है। इस क्वेश्चन का आंसर बी है, ड्राइंग्स। जैसे मुकेश अंबानी जी का ये कंपनी है, ये लो, एक कंपनी है जियो कंपनी। ठीक, तो अंबानी जी अपने बिल्डिंग के लिए, ये जियो ऑफिस के लिए एक चेयर मंगाए। ठीक है, क्या मंगाए? चेयर टेबल मंगाए। तो उसमें जो खर्चा करेंगे उसको मैं एक्सपेंस बोलूंगा। लेकिन अंबानी जी अपने घर के लिए मंगा ले रहे हैं, अपने घर के लिए एक चेयर टेबल मंगा लिए, तो उसको मैं बोलूंगा ड्राइंग्स। इनको सैलरी, अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसे निकाले तो उसको मैं बोलूंगा एक्सपेंस। लेकिन खुद के खर्चे के लिए, अपने खर्चे के लिए वो निकाल लिए, तो उसको बोलूंगा ड्राइंग्स, निकासी। क्यों? क्योंकि वो व्यक्तिगत उपयोग के लिए काम में आ रहा है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे, यही सब में आप कंफ्यूज होंगे कि ड्राइंग है, एक्सपेंस है। इसलिए इसका एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है। और देखो, ये आपके लिए इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको आप इस बार भुना ही लीजिएगा। जितने भी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स हैं ना, कॉमर्स के स्टूडेंट है, भुना लेना। इसमें इतना कम कंपटीशन रहेगा, सारा कंपटीशन खत्म है, छट जा रहा है। थोड़ा बहुत मेहनत करना है और पढ़ना है, और इसी चीज की हम तैयारी करा रहे हैं। यहाँ पे बाजू में पूरा डिटेल आप देखेंगे। तो उप अंकेक्षक का हम, यानी कि जो ऑडिटर पोस्ट है सहकारिता विभाग के अंतर्गत, उसकी एकदम फुल फ्लैश तैयारी करा रहे हैं। कोर्स परचेस करने के लिए 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन में भी परचेस कर सकते हैं। योगेन साहू क्लासेस नाम से हमारा एप्लीकेशन है, योगेन साहू क्लासेस। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको कोर्स मिल जाएगा। और कुछ समस्या होने पर इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम फीस पर उपलब्ध है, आप एक बार जरूर उससे पढ़ें। डेटर्स आर पर्सन, डेटर्स वे व्यक्ति हैं। देखो, डेटर और क्रेडिटर दो आपको शब्द मिलेंगे। अगर मान के चलो मेरा कोई बिजनेस है और मैंने किसी को सामान उधार में दे दिए, अब उनसे मुझे पैसे लेने हैं, वो व्यक्ति जिससे बिजनेस को पैसे लेने हैं वो क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। और मान के चलो मैंने किसी से उधारी लिया हुआ है, तो मुझे उनको पैसे देने हैं, तो जिन व्यक्ति को बिजनेस को पैसा देना है, बिजनेस वाला उनको देगा, तो वो क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर कहलाएंगे। तो जो व्यवसाय को पैसे देते हैं या जिन्हें व्यवसाय को पैसा देना, तो ये डेटर्स हैं और ये क्रेडिटर है। समझ आई बात? तो इसको याद रखना, डेटर और क्रेडिटर में आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स आर पर्सन जिन्हें व्यवसाय को पैसे देना है। ठीक है, जिन्हें व्यवसाय को पैसे देना है। गुड्स मीन, देखो गुड्स मतलब क्या होता है? आर्टिकल परचेज फॉर रीसेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एसेट्स नहीं होगा, है ना। याद रखना, सामान, गुड्स, माल मतलब क्या? जिनको हम खरीदने बेचने के लिए रखें। देखो, एक आएगा आपका एसेट और एक आएगा गुड्स। मान के चलो एक स्कूल है, स्कूल अपने लिए फर्नीचर लेके आता है बच्चे को बैठाने के लिए, तो वो फर्नीचर उसके लिए एसेट से संपत्ति है। लेकिन वही फर्नीचर कोई फर्नीचर दुकान वाला लेके आता है, क्यों? उसको आगे दूसरे ग्राहक को बेचूंगा, तो वो उसको खरीदी बिक्री करने के लिए लेके आ रहा है, तो उसके लिए फर्नीचर एसेट ना होकर गुड्स है, माल है। तो गुड्स का क्या आता है? आर्टिकल फॉर पर्सनल यूज नहीं, आर्टिकल परचेज्ड फॉर रीसेल। पुनर्विक्रय करने हेतु खरीदी गई वस्तुएं क्या कहलाती हैं? गुड्स कहलाती हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड। वर्ष के अंत में ना बिके माल का मूल्य क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक। मतलब अब एक दुकान है भाई, कपड़े की दुकान है, उसने 100 कपड़े मंगाए, 80 बिक गए, 20 बच गए, तो जो बच गए, जो अनसोल्ड रह गया, उस क्या कहलाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक। फिर वही अगले साल के लिए शुरुआत में ओपनिंग स्टॉक भी वही बनेगा।
द गुड्स बॉट फॉर रीसेल आर कॉल्ड सेल्स। पुनर्विक्रय के लिए खरीदे गए माल को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। सॉरी परचेज। द गुड्स बॉट फॉर रीसेल आर कॉल्ड, है ना, सेल नहीं बोलेंगे, परचेज। पुनर्विक्रय के लिए खरीदे गए माल को क्या कहा जाएगा? परचेज कहा जाएगा। गुड्स भी नहीं बोलते, क्या? परचेज अकाउंट। इसलिए जैसे आप खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स नहीं लिख देते। सामान हम बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या आता है? पैसा आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखते हैं, ना कि गुड्स अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, कैश रिसीव्ड फॉर कस्टमर इज, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज, ग्राहकों से पैसा जो नगद मिल रहा है हमको क्या कहलाता है? रिवेन्यू एसेट। तो रिवेन्यू कहलाएगा। जो हमको पैसा मिल रहा है रिवेन्यू, जो हम पैसा दे रहे हैं वो क्या कहला जाएगा? एक्सपेंस कहलाएगा। तो इस बात को याद रखेंगे। देखो रिवेन्यू और प्रॉफिट अलग अलग चीज है ना, रिवेन्यू और प्रॉफिट अलग अलग चीज है। जैसे मैं बोलूं कि एक बच्चे से मुझे 18,000 रुपये फीस मिलती है ऑफलाइन, तो ये मेरा रिवेन्यू हो गया, लेकिन ये मेरा प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट हो सकता है मेरा मात्र 2,000 हो। क्यों? 18,000 अगर मैं पैसे ले रहा हूं तो 9,000 मैं तामेश सर को भी दूंगा, 50% हो सकता है। बचा 5,000 रुपये और मेरे स्टाफ लोगों के लिए निकल जाए। ऐसे खर्चा कर करके मैंने 16,000 खर्च कर दिए, तो मेरे पास जो लास्ट में खर्चा को घटाने के बाद बचा वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट कहलाएगा। तो रिवेन्यू अलग चीज है और प्रॉफिट अलग चीज है। वैसे ही एक्सपेंस अलग चीज है, व्यय अलग चीज है, और हानि अलग चीज है। समझिए बात। जैसे मैं बोलूं नहीं सर मैंने 16,000 खर्चा कर दिए तो ये मेरा लॉस है, गलत। मैं 16,000 एक्सपेंस किया हूं, लॉस नहीं है। हो सकता है मैंने 14,000 मुझे मिले और मैंने 16,000 खर्च कर दिए, तो मेरा लॉस 2,000 का होगा, एक्सपेंस 16,000। 10वां क्वेश्चन, द मनी स्पेंड टू अर्न रिवेन्यू इज कॉल्ड। तो भैया देखो, द मनी स्पेंड टू अर्न रिवेन्यू इज कॉल्ड, राजस्व अर्जित करने हेतु खर्च की गई राशि क्या कहलाएगी? प्रॉफिट कहलाएगी कि नहीं? एक्सपेंस कहलाएगी। ठीक है, एक्सपेंस। क्योंकि आप जो भी खर्चे कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? ताकि आप पैसे कमा सको। किसके लिए? अपने बिजनेस के लिए। ठीक है। अब मान के चलो मैं बोलूँ कि मैं किसी स्टाफ को रखा हूं, कोई टीचिंग स्टाफ है या टाइपिस्ट है, तो वो मैं सिर्फ खर्च करने के लिए थोड़ी रखा हूं भाई, वो टाइपिंग करके देंगी, नोट्स बनेगा, ऐसे। तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य अर्निंग है, रिवेन्यू है। ठीक है। तो मनी स्पेंड टू अर्न रिवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस कॉल्ड, आय में से खर्च घटाने के बाद बची राशि क्या कहलाएगी? एक्सेस ऑफ इनकम, मतलब इनकम ज्यादा हो गया, खर्चे कम है, मतलब खर्चे से ज्यादा इनकम हो गया, तो वो प्रॉफिट कहलाएगा। जैसे इनकम ज्यादा है, इनकम 10,000 है और खर्चे क्या इतने हैं? 6,000 है, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 4,000। और वही सेम चीज, एक्सपेंस ज्यादा हो जाए, एक्सपेंस 6,000 हो जाए और इनकम 10,000 हो जाएगा, तो अब मेरा 4,000 का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम इज कॉल्ड लॉस। जिस अवधि के लिए खातों को तैयार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अकाउंटिंग पीरियड, है ना, अकाउंटिंग पीरियड। देखो अकाउंटिंग पीरियड जैसे हो सकता है किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक का बना है, वो सब अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा यूट्यूब पे और आप चाहते हैं कि मैं बैक टू बैक ऐसे वीडियोज़ लाऊँ, क्योंकि ये मैं डेमो वीडियोज़ ला रहा हूँ, यूट्यूब पे बच्चे पसंद कर रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं, इसलिए मुझे वीडियोज़ लाने पड़ रहे हैं। और आप प्रतिक्रिया देंगे तो और मैं मोटिवेटेड होऊंगा। आपको जैसा कंटेंट चाहिए वैसा मुझे बताइएगा, तो मैं उस हिसाब से कंटेंट लेकर आऊँगा, वीडियोस लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये अच्छा लगा हो तो बड़ी जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। द डॉक्यूमेंट दैट सर्व्स एज एविडेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, लेन देन का प्रमाण कौन सा दस्तावेज कहलाता है? ये कहलाता है वाउचर। वाउचर मतलब एक समझ लो रसीद है, रिसिप्ट है, बिल है। द फर्स्ट बुक इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इज, जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं? जर्नल करते हैं, मतलब जो भी एंट्री करते हैं डेट वाइज उसको क्या बोला था? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को पोस्टिंग करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, पोस्टिंग करके लेजर बनाते हैं। लेजर का जो बैलेंस होता है वहां से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है। द बुक वेयर ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इज, सभी वह पुस्तक जिसमें सभी खातों का संकलन होता है वो लेजर कहलाता है। लेजर देखो उसमें जर्नल एंट्री मत मार देना, जर्नल से ही हम क्या करते हैं? जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ट्रांजेक्शन से क्या बनते हैं? जर्नल। जर्नल का पोस्टिंग करते हैं हम लोग किसमें? लेजर में। लेजर का जो बैलेंस बचता है उससे हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है आगे चल के? बहुत सारे ट्रेडिंग, मतलब बैलेंस शीट हो गया, ये सब आगे चल के बनते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट इज, सभी लेजर खातों के डेबिट और क्रेडिट शेयर्स को दिखाने वाला विवरण क्या कहलाता है? ट्रायल बैलेंस।
व्यवसाय की परिसंपत्तियां, देनदारी और पूंजी दर्शाने वाला विवरण क्या कहलाता है? देखो व्यवसाय की परिसंपत्ति मतलब एसेट, देनदारी मनी की लायबिलिटी और कैपिटल ये बैलेंस शीट बताता है। ठीक है, बैलेंस शीट तुलन पत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। किसी स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। जैसे भैया आज मैं 10,000 का एक मोबाइल लेकर आया, 2 साल बाद उसको बेचूंगा तो 10,000 में बिक जाएगा कि नहीं? हो सकता है 8,000 में बिके। क्यों? उस मोबाइल को मैंने यूज कर लिया, तो उपयोग में लाने की वजह से उसके मूल्य में कमी आ गई, उसी को मैंने क्या बोला? मूल्यह्रास। उस 2,000 रुपये क्या कहलाएगा? डेप्रिसिएशन। लेकिन इसका ठीक विपरीत होता है एप्रिसिएशन, मूल्य में वृद्धि। मान चलो मैं 10 लाख का कल जमीन लिया था, 1 साल पहले जमीन लिया, 1 साल बाद अभी उसकी वैल्यू क्या हो गई है? 10 लाख का 12 लाख हो गया, तो मैं बोलूंगा 2 लाख एप्रिसिएशन हो गया है। द पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस इज कॉल्ड। देखो जो व्यक्ति व्यवसाय को पैसा देना है उसे क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति, देखो व्यक्ति व्यवसाय को पैसा देगा तो हमारे लिए वो डेटर है ना? और कंपनी को, व्यवसाय को, बिजनेस को किसी पर्सन को पैसा देना तो वो क्या कहला जाएगा? क्रेडिटर कहला जाएगा। व्यवसाय द्वारा बिक्री से अर्जित कुल राशि क्या कहलाती है? द टोटल रिवेन्यू अर्न बाय अ बिजनेस थ्रू सेल्स इज क्या कहलाएगी? टोटल अमाउंट अर्न बाय बिजनेस रिवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? रिवेन्यू कहलाएगा। द डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। देखो रिवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस, देखो अगर 4 ऑप्शन दिया रहेगा प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट और लॉस, तो आप प्रॉफिट और लॉस को मारना, क्योंकि अगर रिवेन्यू ज्यादा हुआ एक्सपेंस कम हुआ तो हमको प्रॉफिट होगा। रिवेन्यू कम हो गया एक्सपेंस ज्यादा हो गया, लॉस हो जाएगा। तो लाभ हानि दोनों हो सकता है। व्यवसाय का लेन देन का लिखित रिकॉर्ड क्या कहलाता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेखा पुस्तकें कहलाती हैं। अ पर्सन हु इन्वेस्ट कैपिटल एंड रन्स द बिजनेस इज कॉल्ड, वो प्रोप्राइटर कहलाएगा, मालिक कहलाएगा, स्वामी कहलाएगा। कैश रिसीव्ड बाय बिजनेस इंक्रीजेस। देखो व्यवसाय को प्राप्त नगद किसे बढ़ाता है? मान चलो मुझे 10,000 रुपये कैश मिल गया, तो ये मेरे लिए परिसंपत्ति है कि नहीं? कैश मेरे लिए एसेट है कि नहीं? तो ये एसेट बढ़ाएगा। पेमेंट ऑफ रेंट डिक्रीजेस। किराया देने से क्या घट जाता है? किराया देने से क्या घट जाएगा? कैश। अब भैया पेमेंट कर दिया, रेंट पे कर दिया, तो उससे मेरा कैश घटेगा नहीं घटेगा? इस बिल्डिंग का 10,000 रुपये 12,000 रुपये रेंट है, मैं पटा दूंगा तो मेरे से कैश चले जाएगा। द काउंटिंग इक्वेशन इज, ये एकदम वीवीएमपी है। देखो एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एकदम वीवीएमपी इक्वेशन है, इसको रट लेना, याद कर लेना। अगला जो एमसीक्यूज हो है वो मैं इसी पर अकाउंटिंग इक्वेशन और जितने भी फॉर्मूलाज हैं ना जहां से सवाल बनते हैं उस पर एमसीक्यूज लेकर आऊंगा। डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर इज कॉल्ड, ग्राहक को दी गई छूट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? अरे भैया मुझे ग्राहक से 1,000 रुपये मिलने वाले थे, मैंने उसके 200 रुपये छोड़ दिए। 1,000 रुपये मिलने वाले थे, मेरा इनकम हो सकता था, लेकिन 200 रुपये छोड़ने की वजह से अब मेरा इनकम कितना हो गया? 800 रुपये। तो ये 200 मेरे लिए कहीं ना कहीं खर्चे हो गए ना, एक्सपेंस हो गए। अगला और आखिरी सवाल, द स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नकदी प्रवाह विवरण, ये ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें बिजनेस में कहाँ कहाँ से पैसे आए और कहाँ कहाँ से पैसे गए ये बताया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, और फिर से मैं बताना चाहूँगा ऑडिटर का पोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, इसके लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो या तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कर डायरेक्ट वहीं से कोर्स परचेस कर सकते हैं, या 8770123687 नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस वाले चैनल में। ठीक है, चलिए।